आपका लोगों से और लोगों का आपसे जो आपसी सामाजिक व्यवहार होता है, जिसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको खुद वार्तालाप को मैं कह रहा हूँ, प्रतिभाव में आप मुझे कुछ कहते हो, और दोनों पक्षों के बीच, वो दोनों पक्ष का मतलब होगा दो व्यक्तियां, एक व्यक्ति और दूसरी व्यक्ति एक दूसरे से वार्तालाप करती है, माहितियों का आदान प्रदान करती है, या एक व्यक्ति, एक शिक्षक, एक नेता पूरे एक जूथ के साथ वार्तालाप करता है, प्रवचन देता है, या एक जूथ दूसरे जूथ से, जैसे कि महाभारत की लड़ाई में एक पक्ष में पांडव थे, दूसरे पक्ष में धृतराष्ट्र, जिसको प्रचलित भाषा में हम कौरव कहते थे। तो पांडव और कौरव के दो पक्ष बने हुए थे। तो ये दोनों के बीच जो भी 18 दिन तक बना या घटा, या लड़ाई में लड़ने की जब एक संजोग आया, तो अर्जुन के मन में कुछ चिंता बसी, उसने अपनी चिंता प्रतीक रूप से कृष्ण को समझाई, और कृष्ण ने उसका जवाब दिया। तो दोनों के बीच जो आदान प्रदान हुआ, ये सभी को दो प्रकार के आदान प्रदान को, दो पक्षों के बीच जो आदान प्रदान होता है उसको ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। ट्रांजैक्शंस, व्यवहार, आपसी व्यवहार, आपसी विनिमय, वो चाहे बोल के करो या मौन रह के कहो, अंग भाषा का उपयोग करके करो, लेकिन दो पक्षों के बीच आपसी व्यवहार होता है। उसमें दोनों पक्षों के मन में कुछ घटना घट रही है। जैसे कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आप मेरे से कुछ सीख रहे हो, तो ये दो पक्ष बन गए, एक विषय का आदान प्रदान हो रहा है। मैं कुछ हकीकत रजू करता हूँ, आप कुछ सवालात उठाएंगे, उसका मैं जवाब दूंगा, तो लगातार ये जो आदान प्रदान होता रहता है, इसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है, विनिमय, आपसी विनिमय कहा जाता है। अब इस विनिमय को मानसिक स्तर पर ले आएंगे हम, और विश्लेषण करेंगे कि दो पक्षों के बीच क्या घटना बनती है। तो आने वाले 2 लेक्चर्स में हम 2 बातें सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मतलब कि मेरा मन, मेरा साइकी का बंधारण क्या है, मैं क्या लेकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होता हूँ, क्या लेकर, और जो लेकर आता हूँ वो हाथ में नहीं होता, वो मेरे बक्से में नहीं होता, वो मेरे बैग या थैली में नहीं होता, वो मेरे दिमाग में होता। तो आपसी व्यवहार में दो पक्ष एक दूसरे से आदान प्रदान करते समय अपनी मानसिकता को लेके आते हैं। तो वो जो मानसिकता बनी हुई है हमारी, वो जीवन काल की है, हमारी पूरे आयुष्य की बनी हुई है। तो उसका बंधारण समझना होगा, मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, और क्या चीज़ लेकर के हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। उसको टीए की भाषा में कहा जाता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो मेरा व्यक्तित्व बंधारण, आपका व्यक्तित्व बंधारण, जन समाज का व्यक्तित्व बंधारण, ये समझने के लिए हम आज की चर्चा कर रहे हैं। इसके आधार पर हम करेंगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस प्रॉपर। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस प्रॉपर का मतलब होता है दोनों व्यक्तियों के बीच पारस्परिक विनिमय के दरमियान क्या घटना बनती है। तो ये बहुत रोचक चीज है। तो पहली 2 चीजें आपका खुद का व्यक्तित्व समझने के लिए, और पूरे समाज का, जिसके साथ आप व्यवहार करते हो, उन सब व्यक्तियों का व्यक्तित्व समझने के लिए आपको बहुत काम आने वाला है। और 2 बाकी की चीजें हैं
गेम एनालिसिस एंड स्क्रिप्ट एनालिसिस। तो ये आपको काम आएगी लोगों का चित्त समझने के लिए, लोगों के व्यवहार का मूड समझने के लिए। कोई व्यक्ति रो पड़ता है, कोई गुस्से होता है, कोई प्यार से पेश आता है। एक ही संजोग में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से पेश आता है। तो वो क्यों? उसके दिमाग में, दिमाग की गहराई में, जिसको योग की परिभाषा में हम चित्त कहते हैं, तो चित्त में क्या फंसा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या संस्कार है। तो वो संस्कारों की भाषा टीए में गेम एनालिसिस और स्क्रिप्ट एनालिसिस बहुत रोचक विषय है। तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। इसके उपरांत भी कुछ और आपके कुटुंबलक्षी वार्तालाप में करने वाला हूँ, जो आपके बच्चों के लालन पालन में आपको बहुत काम आएगा। किसी भी और व्यक्तियों के साथ पेश होने में आपको बहुत काम आने वाला है। ऐसे भी बहुत सारे विषय इसमें होंगे। टीए बहुत गहरा विषय है। तो दोबारा मैं याद करता हूँ आपको कि आज हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, व्यक्तित्व का बंधारण समझने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड, ऑस्ट्रिया के बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक, इन्होंने व्यक्तित्व का एक बंधारण हमको समझाया हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारे व्यक्तित्व में 3 हिस्से हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। और ये आप योग निकेतन के अभ्यासक्रमों में कई बार सुन चुके हो। ईड का मतलब होता है आपके अंदर जो बच्चा है। ईगो का मतलब है आपके अंदर का जो पुख्त इंसान है मानसिकता में। जैसे कि इस समय मैं जिस भूमिका से आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, वो मेरे ईगो से वार्तालाप करता हूँ। ईगो का मतलब अहंकार मत करिए, नेगेटिव अर्थ में मत लीजिए। ईगो सकारात्मक है, ये पुख्त इंसान है। तो मैं कुछ माहिती आपको दे रहा हूँ, आपने अपनी नोट खोली हुई है, आपने अपने कान खुले रखे, अपना दिमाग खोला है, और जो भी मैं बोलता जाता हूँ आपके दिमाग में उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। नोट में भी लिखेंगे, आपकी दिमाग में भी उसका रिकॉर्डिंग होगा। ये आपका ईगो कार्यरत है। फिर एक सुपर ईगो है जो नैतिकता का ख्याल करता है, अच्छे बुरे का ख्याल करता है, रॉन्ग एंड राइट का ख्याल करता है, जो हमारे अंदर का वड़िल मानस है। तो हमारे मानस में 3 अलग अलग हिस्से हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो, जो आप योग निकेतन में सुन चुके हो। कुछ उसी को मिलती हुई, क्योंकि टीए के खोज करने वाले वैज्ञानिक थे अमेरिकी एरिक बर्न। तो उन्होंने शुरुआत में अभ्यास किया सिगमंड फ्रॉइड के साइकोलॉजी का, लेकिन फिर वो उससे परेशान हो गए कि सिगमंड फ्रॉइड का जो मनोविज्ञान था वो मनोविकृत व्यक्तियों के लिए था, मानसिक बीमार व्यक्तियों के लिए था, उनको ठीक करने के लिए था, वो केवल चिकित्सा में उपयोग किया जाता था। तो एरिक बर्न ने सोचा कि मैं एक ऐसा मनोविज्ञान बनाना चाहता हूँ जो घर घर तक पहुँचे, इंसान इंसान तक पहुँचे। इसके लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में या साइकोलॉजी के विद्वान प्रोफेसरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने जो मनोविज्ञान आविष्कार किया उसको कहा जाता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो वो घर घर का मनोविज्ञान है, आदमी आदमी का मनोविज्ञान है, और इसके जरिए हम एक दूसरे को समझने में कामयाब होंगे। तो एरिक बर्न सिगमंड फ्रॉइड की मनोविज्ञान से परेशान थे, तो उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो को बदलकर कुछ नए नाम दे दिए। तो शुरुआत करते हैं उससे हम। तो जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा ईड, इसको बदलकर एरिक बर्न ने लगाया उसका नाम चाइल्ड, और उसको व्यक्त करने के लिए सी कैपिटल उपयोग किया। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 व्यक्ति है, 2 इंसान है, दोनों की साइकी या मानसिकता मैं बता रहा हूँ। तो 3 वर्तुल का उपयोग किया गया है।
इस इंसान का, और 3 वर्तुड़ों का उपयोग किया है इस इंसान के व्यक्तित्व को बताने के लिए। तो आपके और मेरे हर एक के व्यक्तित्व में 3 हिस्से हैं। सबसे नीचे वाला, सबसे पहला जो व्यक्तित्व का अंश है, उसको कहा जाता है कैपिटल सी। तो ध्यान में रहे कि व्यक्तित्व का बंधारण व्यक्त करने के लिए एरिक बर्न ने 3 वलय, 3 वर्तुड़ों का उपयोग किया हुआ है। तो सबसे नीचे वर्तुड़ है, उसमें लिखा हुआ है कैपिटल सी, बीच में लिखा हुआ है कैपिटल ए, ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल पी। तो 3 को समझेंगे हम। तो सबसे नीचे जो लिखा कैपिटल सी, वो आपके अंदर का बच्चा है जो कहता है मुझे नींद आती है, मुझे कॉफ़ी पीना है, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, मुझे रोना है, मैं इस समय बीमार हूँ, या मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, या मुझे घूमने जाना है, खुशी प्राप्त करना है। तो ये जो सब चीज़ें मैं व्यक्त कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर का बच्चा है, जिसको एरिक बर्न ने कहा कैपिटल सी में चाइल्ड। तो आपके अंदर है एक बच्चा जिसका नाम है चाइल्ड ईगो स्टेट। तो ईगो शब्द से, क्योंकि धर्म और अध्यात्म में ईगो का मतलब नकारात्मक किया जाता है, अहंकार के रूप में लिया जाता है। हर इंसान को अपना अहंकार गिराना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो पश्चिमी मनोविज्ञान में ईगो शब्द का शब्द प्रयोग सकारात्मक ढंग से किया जाता है। आपके व्यक्तित्व में, मेरे व्यक्तित्व में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, चाइल्ड ईगो स्टेट। तो ईगो स्टेट का मतलब करेंगे आप मनः स्थिति। मनः स्थिति एक मानसिकता से मैं आपसे वार्तालाप करता हूँ, कुछ निश्चित मानसिकता का उपयोग करते हुए आप मेरे से सुन रहे हो। तो वो मानसिकता, वो मनः स्थिति, उसको एरिक बर्न ने नाम लगाया ईगो स्टेट। तो उसका पहला हिस्सा है चाइल्ड ईगो स्टेट, कैपिटल सी से व्यक्त किया जाता है। जो हंसता है, रोता है, नाराज होता है, सोता है, खाता है, आइसक्रीम मांगता है, खिलौने मांगता है, या साड़ी मांगता है, कोई भी नई चीज़ खरीदता है कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है। तो वो है आपके अंदर का चाइल्ड ईगो स्टेट। फिर दूसरा हिस्सा, एक क्रम भी होगा वो बनने का। कैसे आपके दिमाग में ये तीनों हिस्से बारी बारी से निर्माण होते हैं। तो जन्म समय आप लेकर के आते हो ईड, उसी तरह एरिक बर्न ने भी कहा कि आपका चाइल्ड ईगो स्टेट आपका बचपन से होता है, जन्म के समय से होता है। तो जैसे कि जन्म लिया कि तुरंत पहले रोते हो, फिर माँ का स्तनपान करते हो, फिर लोग तुम्हारा चेहरा देखते हैं, तब तुम या तो सो रहे होते हो, या तुम हंस रहे होते हो, या रो रहे होते हो। तो वो वाला जो हिस्सा है तुम्हारा और मेरा, उसको कहा जाता है चाइल्ड ईगो स्टेट। फिर दूसरा हिस्सा है उसके बाद जन्म लेने वाला, इसको कहा जाता है सुपर ईगो। तो एक क्रम होगा मनः स्थिति बनने का। ईड के बाद सुपर ईगो बनता है, उसी तरह चाइल्ड ईगो के साथ आपके अंदर पेरेंट ईगो स्टेट बनता है। तो सबसे ऊपर वाला वर्तुल जिसमें आप कैपिटल पी लिखेंगे, पेरेंट ईगो स्टेट। जैसे कि आपको अभ्यास निष्ठा से करना चाहिए, आप काम चोरी मत करो, सत्य अहिंसा का पालन करो, और जब चुनाव आता है तो मत देने का तुम्हारा अधिकार तो है ही, लेकिन तुम्हारा नैतिक फर्ज भी बनता है। तो ये जो भी विधान में कर चुका, ये सब मेरे पेरेंट ईगो स्टेट पी से कर चुका हूँ। तो पेरेंट ईगो स्टेट पी जो आपको कहता है आपको ये करना है, ये नहीं करना है, इसकी अनुमति तुमको नहीं दी जाएगी, जो उंगली निकाल के तुमको दोष देता है। तो सुपर ईगो ईड के बाद
नेक्स्ट डेवलप करता है एरिक बर्न के हिसाब से चाइल्ड ईगो स्टेट के बाद पेरेंट ईगो स्टेट का निर्माण होता है। और प्रत्येक ईगो स्टेट को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। और फिर बनने लगता है जब आप होते हो लगभग 8 या 9 महीने के, तब से शुरू होकर के जब आप चलने की प्रयास करते हो, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉलिंग करते हो, क्रीपिंग करते हो, एक जगह से दूसरी जगह खसने लगते हो, तो उस समय आपके अंदर डेवलप होता है तीसरा हिस्सा, जिसको सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में कहा जाता है ईगो, और एरिक बर्न की भाषा में इसको कहा जाता है कैपिटल ए, एडल्ट, आपका पुख्त हिस्सा। तो एरिक बर्न के और सिगमंड फ्रॉइड के मन स्थितियों में थोड़ा सा आपको समानता दिखेगा, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तो अब हम सिगमंड फ्रॉइड को छोड़ेंगे और एरिक बर्न के चाइल्ड ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट, पेरेंट ईगो स्टेट की चर्चा करेंगे। तो ईगो स्टेट्स बताए जाते हैं टीए की भाषा में 3 वर्तुड़ों से। वो 3 वर्तुड़ों में सबसे ऊपर वाला वर्तुड़ होता है जिसमें पेरेंट ईगो स्टेट पी कैपिटल लिखा जाता है, एडल्ट ईगो स्टेट ए कैपिटल लिखा जाता है, और चाइल्ड ईगो स्टेट सी कैपिटल लिखा जाता है। तफावत ये है कि जब मैं पुख्त इंसान हूँ तो मैं कहता हूँ आई एम एन एडल्ट। जैसे कि कोई मूवी है, 18 साल से ऊपर वाली उम्र वाले लोग ही देख सकते हैं, तो हम कहेंगे एडल्ट मूवी है, तो उसमें भी एडल्ट लिखेंगे, मैं एडल्ट हूँ, तो उसमें ए स्मॉल आएगा। या मेरे सामने एक बच्चा रो रहा है, देयर इज अ चाइल्ड क्राइंग, चाइल्ड क्राइंग, उसमें भी चाइल्ड का उपयोग करता हूँ, उसमें सी स्मॉल आएगा। और वो दो इंसान एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उसमें एक इंसान दूसरे इंसान को दोषारोपण कर रहा है, तो उसका पेरेंट ईगो स्टेट है, वो अलग चीज हो गया। लेकिन दो वडील, जैसे कि माता पिता मेरे वडील है, शिक्षक मेरे वडील है, मेरे चाचा मेरे बुआ मेरे वडील है, वो वडील पेरेंट में पी स्मॉल आएगा। मैं पुख्त इंसान हूँ, एडल्ट, ए स्मॉल आएगा। और मेरे समक्ष एक बच्चा रो रहा है, चाइल्ड, वो स्मॉल आएगा। लेकिन जब मनस्थितियों का हम विवरण करते हैं तो आप पी कैपिटल, ए कैपिटल, सी कैपिटल, तो दो इंसान, दो झूठ, एक विषय, एक व्यक्ति और एक झूठ एक दूसरे से जब वार्तालाप करते हैं तो अपने अपने 3 मन स्थितियों को लेकर के एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। तो वो जो मनस्थिति है उसको समझने का प्रयास, उसको टीए की भाषा में कहा जाता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो तीनों को समझे हम, तो बहुत रोचक बनाया इन्होंने, क्योंकि सिंबल से, प्रतीक से एरिक बर्न ने ये तीनों मनस्थितियों को वर्णन किया, आपके समक्ष रखा। क्योंकि जब चित्रात्मक अभिव्यक्ति की जाती है तो विषय समझने की अब सरलता बन जाती है। जैसे कि एरिक बर्न ने और सिगमंड फ्रॉइड ने ईगो, ईड और सुपर ईगो की बात कही, तब कोई चित्र नहीं बताया। एरिक बर्न ने बदलाव लाया, 3 ईगो स्थितियों को व्यक्त करने के लिए 3 वर्तुड़ बनाए। नीचे लिखा गया सी, तो चाइल्ड ईगो स्टेट, वो आपके साथ बचपन से है, जन्म के पहले दिन से है, पहले घंटे और पहली घड़ी से है, वो आपका लागणी तंत्र है, फेल्ट कंसेप्ट ऑफ योर लाइफ। फेल्ट, लागणियों के अनुभव कराने वाला, मुझे भूख है, मुझे प्यास है, मुझे स्पर्श चाहिए, मेरे सर पर हाथ रखो, मैं इस समय बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए।
मैं सोना चाहता हूँ, मैं थका हुआ हूँ। तो ये जो सब विधान मैं कर रहा हूँ वो मेरे लागणी तंत्र से जुड़े हुए। तो जब भी आप लागणियों की चर्चा करते हो, लागणियों की बात करते हो, लागणियों को अभिव्यक्त करते हो, तो उस समय आपके अंदर का चाइल्ड ईगो स्टेट सी कार्यरत है। उसको कहा जाता है टीए की भाषा में फेल्ट कंसेप्ट ऑफ योर लाइफ, लागणियों से जुड़ा हुआ। तो जैसे कि मेरे हृदय में इस समय क्या चल रहा है, मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, तो इसको कहा जाएगा चाइल्ड ईगो स्टेट। फिर दूसरा जन्म लेता है पेरेंट, पी कैपिटल। तो वो टॉट कॉन्सेप्ट है। टॉट का मतलब है जो आपको सिखाया गया, काम कैसे करोगे, हथौड़ी कैसे पकड़ोगे, जब स्कूल जाओगे तो पेन हाथ में कैसे, कौन से हाथ में पेन पकड़ोगे, खाने को बैठेंगे तो कौन से हाथ से खाना है, अपने दाहिने हाथ से खाना है, बाएं हाथ से खाने की तुमको अनुमति नहीं है, कैसे बैठोगे। तो ये जो सब तुमको सिखाया गया है बचपन से, वर्तन व्यवहार, गलत क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर रोज प्रार्थना करो, मंदिर जाओ या धर्मस्थान जाओ, पूजा विधि करो, भगवान को हाजिर नाजिर समझ के सभी काम करो। गलत काम करोगे तो पाप होगा और पाप की तुमको कठोर सजा की जाएगी। कर्म का सिद्धांत है इस जगत में कार्यरत, और उसको हमेशा दिमाग में रखते हुए कोई भी काम करो, क्योंकि बुरे काम करोगे तो परिणाम तुमको भुगतना ही भुगतना है। तो ये जो सब बताया गया आपको, वो आपका टॉट कॉन्सेप्ट है। बचपन से लेकर आपके माता पिता ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, आपका वर्तन कैसा होना चाहिए, आपको किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए इत्यादि। तो माता पिता, शिक्षक, आपके घर के चाचा चाची, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन इत्यादि ने आपको आपके वर्तन व्यवहार के संबंधित मनुष्य बनाने के लिए आपको जो चीज़ें सिखाई, उसको कहा जाता है टॉट कॉन्सेप्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपके दिमाग में आपके माता पिता, आपके वडील, भौतिक रूप से हो या ना हो, मेरे बहुत सारे शिक्षक समाज संसार में नहीं रहे, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी माँ नहीं रहे, लेकिन मेरे दिमाग में इस समय वो सजीव है, दिमागी कोशों में वायरिंग के रूप में, रिकॉर्डिंग के रूप में। तो जैसे ही मैं लिखने के लिए हाथ में पेन पकड़ता हूँ तो तुरंत मेरे पिताजी मेरे हाथ मस्तक में बोलने लगते हैं, पेन कैसे पकड़ी जाती है, लिखना कैसे है, सुघड़ हस्ताक्षर किसको कहा जाएगा, वाक्य कैसे पूरा करना है, या जैसे कि तुम दो कागज उठाते हो, उसको स्टेपलर की पिन लगाते हो तो वो कैसे लगाना है। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में पीछे रहते हुए मेरे माता पिता, मेरे सभी शिक्षक, मेरे जैसे इन्होंने कई बार मेरा कान पकड़ा होगा, मुझे चांटा मारा होगा, मुझे धमकाया होगा, हंस कर के मुझे बोला होगा बहुत अच्छा काम किया तुमने, गर्व है मुझे तुम्हारे पर। तो ये सभी रिकॉर्डिंग आपके दिमाग में है, और वो रिकॉर्डिंग इस समय आपके वर्तन व्यवहार का अनुशासन संचालन करती है। तो वो वाला हिस्सा आपका, इसको कहा जाएगा पेरेंट ईगो स्टेट, उसको कहेंगे हम टॉट कॉन्सेप्ट ऑफ माय लाइफ। फिर बीच में है आपका एडल्ट, और वो एडल्ट वो थॉट कॉन्सेप्ट है, वो आपको किसी ने सिखाया नहीं। जैसे कि मेरे दिल में दुख हुआ तो मुझे रोना है, लेकिन रोना, अगर मैं लागणियों के वश हो जाता तो मेरा चाइल्ड ईगो स्टेट कार्यरत बनता, तुरंत मेरी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन उस समय तुम्हारे अंदर का पेरेंट बोलेगा इस समय तुमको रोना नहीं है, तुम लड़के हो, तुमको लड़ने रोने की अनुमति नहीं है, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए लड़कों के, लड़की के लड़की हो क्या, रो मत। तो वो तुमको सिखाया गया, तो वो तुम्हारा पेरेंट ईगो स्टेट है। लेकिन एक बीच वाला है जो दोनों के बीच समाधान करता है, वो है एडल्ट ईगो स्टेट की हृदय में दुख है, वो दुख को व्यक्त करना चाहिए। अगर वो दुख व्यक्त नहीं किया जाएगा
तो वो दबाव आपके दिमाग में बनेगा, हमेशा के लिए रहेगा। और हो सकता है कि वो तुम्हारा वर्तन व्यवहार, जैसे कि आज पूरा दिन तुम जो करोगे, तुमको रोना है लेकिन रो नहीं पा रहे हो, अगर नहीं रोओगे, आंसू नहीं निकलने दोगे, आंसू को दबाओगे, तो हो सकता है तुम्हारी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को वो हानि कर सकता है। तो तुमको अपने आंखों से आंसू निकालने की, अपना दुख व्यक्त करने की सरलता पैदा करना है। तो ये जो मैं सब बोल रहा हूँ वो थॉट कॉन्सेप्ट है, सोच करके मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रोना है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो मेरा चाइल्ड ईगो स्टेट है। लेकिन रोना नहीं है, आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। तुम लड़के हो, लड़की बनोगे क्या, वो पेरेंट ईगो स्टेट है। लेकिन हर इंसान को अपना दुख योग्य रूप से बाहर निकालना चाहिए। जैसे आप खुशी को बाहर निकालते हो, ऐसे दुख भी बाहर निकलना चाहिए। अगर वो दुख बाहर नहीं निकाला जाएगा तो वो तुम्हारी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर हानि कर सकता है। तो इसी तरह तुम्हारा थॉट कॉन्सेप्ट है। तो हमारे 3 प्रकार के मनःस्थितियाँ हैं, 3 प्रकार की ईगो स्टेट्स है, चाइल्ड ईगो स्टेट, पेरेंट ईगो स्टेट और एडल्ट ईगो स्टेट। और तीनों को लेकर हम सामाजिक व्यवहार करते हैं। हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं आपके व्यक्तित्व को समझने को, मेरा व्यक्तित्व समझने को, मेरे व्यक्तित्व का बंधारण, आपके व्यक्तित्व का बंधारण, आपके साथ वार्तालाप करने वाला व्यक्तित्व बंधारण, आपके साथ सामाजिक कारोबार करने वाला, आपके साथ जीने वाले, आपके साथी, आपके रिश्तेदार, आपके संबंधी, आपके मित्र, उनका मानसिक बंधारण, साइकी किन अंशों का बना हुआ है। आप अपने अनुभव में देखोगे कि कुछ व्यक्ति होते हैं पुख्त 50 साल के, लेकिन उनके अंदर एडल्ट या तो कम होता है या उसकी कमी की गई है, वो बच्चा ही बन करके रहता है। या कुछ इंसानों के अंदर चाइल्ड ईगो स्टेट, उसकी बदबाकी की जाती है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको मार गिराया जाता है। बचपन से वो जिम्मेवार व्यक्ति है, बहुत काम करना है, बहुत कर्तव्य है, मेरे मेरे 5 भाई बहनों का मुझे लालन पालन करना है, वो सब सोचते हुए वो बचपन से ही पुख्त वडील बन जाते हैं। तो अपने अंदर का चाइल्ड वो गिरा देते हैं। तो ऐसे इंसान भी समाज में देखे जाएंगे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों को या तो अत्यंत छोटा कर दिया या बादबाकी कर ली। उसकी चर्चा, ये विकृति का विज्ञान है, वो बाद में करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे स्वस्थ इंसानों की व्यक्तित्व बंधारण की। तो ये विषय परिचय स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मैं आपको दे चुका हूँ, वर्णन चालू रहेगा अगर आपका कोई सवाल हो इसके बारे में। सर हरिओम, मेहुल बोलू છું। हेलो, यस, मेहुल बोलू છું। हरिओम। हाँ, हरिओम। हमारे कोई चॉइस होता है कि हम सामने वाले पर्सन को कौन से स्टेट में एक्ट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। यदि मैं चाइल्ड से बिहेवियर कर रहा हूँ तो सामने वाला चाइल्ड से बिहेवियर करेगा, मैं एडल्ट से बिहेवियर कर रहा हूँ तो सामने वाला एडल्ट से बिहेवियर करेगा। ऐसा कोई पैटर्न है क्या? ओके, सबसे पहला नियम ये सीख ले कि दो व्यक्तियों के बीच जब विनिमय होता है, मानवीय व्यवहार होता है, तो ईगो स्टेट, मन स्थिति पसंद करने का अधिकार और कर्तव्य हमारा पहले बनेगा। मैं तय करूंगा कि मैं कौन सा व्यक्तित्व, कौन सा हिस्सा उपयोग करूंगा। जैसे कि सामने वाली व्यक्ति आपको दोष दे रही है, आपको डांटना चाहती है, वो पेरेंट ईगो स्टेट में है, तो उसका व्यक्तित्व बंधारण पहले नहीं बदलेंगे, पहले खुद का तय करेंगे कि भले ही वो पेरेंट ईगो स्टेट में, मैं चाइल्ड ईगो स्टेट में नाराज हो जाऊंगा तो बात नहीं बनेगी। तो पहला अधिकार, पहला कर्तव्य मेरा बनता है कि मैं सुयोग्य ईगो स्टेट पसंद करूंगा। पहले ये तय कर लीजिए कि मैं, जैसे कि वो जो बोल रहा है उसको आप कौन से ईगो स्टेट से वास्तविक जवाब देंगे, आप पेश आएंगे, है ना। तो पहले अपना तय करिए।
अब आप जब तय कर लेते हो वो पेरेंट ईगो स्टेट में है, आप एडल्ट ईगो स्टेट का उपयोग करना चाहते हो, लेकिन वो पेरेंट छोड़ता नहीं अपना। अब धीरे धीरे अपनी कुशलता का, अपने ज्ञान का, अपनी जानकारी का, टीए की जानकारी का, टीए की जानकारी का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस प्रॉपर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसका उपयोग करते हुए आप उसकी मनस्थिति कैसे बदली जाएगी वो आपकी कुशलता पर निर्भर है। तो वो पेरेंट ईगो स्टेट में है, लेकिन आपको नीचे उतारना है, उसको एडल्ट बनाना है। जैसे कि हम क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं सब लोग, है ना, लेकिन बहुत समय से पढ़ रहे हैं तो थके हुए हैं, कंटाले हैं, तो हो सकता है भी थोड़ा हंसी मजाक की अरस परस चर्चा कर ले। लेकिन शिक्षक है सतीश भाई, सतीश भाई, हाँ सर, अवाज कर दो हाँ बिल्कुल। बस जरा अवाज ऊपर તમારું નિયંત્રણ રાખજો। हाँ तो उस समय एडल्ट टू एडल्ट पढ़ रहे थे हम सब, पढ़ाई कर रहे थे, विषय का आदान प्रदान कर रहे थे। अब ईगो स्थिति बदलना है, तो शिक्षक को चाइल्ड बनना है, थोड़ा हंसना है, थोड़ा गंभीरता से बाहर आना है, विषय की चर्चा को छोड़ना है। तो हो सकता है कि विद्यार्थियों में से कोई एक विद्यार्थी तय करेगा कि मैं चाइल्ड ईगो स्टेट धारण करूं और शिक्षक को भी चाइल्ड ईगो स्टेट में ले आओ। तो पहले अपना कर्तव्य क्या है, आप कौन सा ईगो स्थिति उपयोग करेंगे और कौन सा ईगो स्थिति आपके लिए सही रहेगा, और फिर सामने वाले व्यक्ति का कैसे आप बदलेंगे। ये पूरा जो व्यवहार है उसको कहा जाएगा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस प्रॉपर, जिसकी चर्चा आगे चलकर करेंगे। सर हरिओम ओके, जागृति। थैंक यू। हरिओम। हाँ, सर खाली एक क्लैरिफिकेशन के लिए, जो हमने कैपिटल PAC एंड स्मॉल PAC का यूज किया है, तो जब हम स्मॉल PAC बोल रहे हैं यानी उनके एक्चुअल स्टेट में पेरेंट इज पेरेंट, एडल्ट इज एडल्ट एंड चाइल्ड इज चाइल्ड, जब उस हाँ, स्टेट होता है तो हम स्मॉल यूज करते हैं, और जब ईगो स्टेट ऑफ माइंड में होता है तब हम कैपिटल यूज करते हैं। मेरा हाँ। अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है इसके रिगार्डिंग? मैं उदाहरण दूं आपको कि अच्छा, मैं एक घंटे आधे घंटे से पढ़ा रहा था, मैं हर बार लगातार बोलता रहा कि मानसिक स्थिति का जब वर्णन करते हो तो पेरेंट ईगो स्टेट के लिए P कैपिटल लिखो, एडल्ट ईगो स्टेट के लिए A लिखो, और चाइल्ड ईगो स्टेट के लिए C कैपिटल लिखो। तो आपके ध्यान में नहीं आया क्या? जो ये बोला मैं मेरे पेरेंट ईगो स्टेट से बोला वो P कैपिटल है, समझे वो। लेकिन मैं आपका वडील भी हूँ, मैं आपका शिक्षक हूँ, आपको मेरी सूचनाओं को मानना चाहिए। तो मैं आपका पेरेंट ठहरा, आपके माता पिता आपके वडील है, वडीलों का कहा मानो। गांधी जी ने एक विधान लिखा है ना, कि वडीलों का कहा मानो, वडीलों को सवालात मत करो। तो वो वडील, उसमें P स्मॉल आएगा, है ना। मेरे सामने एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, बहुत खुश है, और एक बच्चा रो रहा है तकलीफ के मारे, तो वो चाइल्ड C स्मॉल होगा, है ना। तो मनःस्थिति का जब वर्णन करेंगे तो P कैपिटल, E कैपिटल, C कैपिटल उपयोग करेंगे। थैंक यू सर। ये और कोई सवाल? ओके, कोई सवाल ना हो तो आगे की चर्चा को लेते हुए हम सीखने जा रहे हैं पेरेंट ईगो स्टेट क्या है, एडल्ट ईगो स्टेट क्या है, चाइल्ड ईगो स्टेट क्या है, उसकी सर खासियत नीलेश बोल रहा हूँ, एक सवाल। यस। हाँ बोलिए। सर किसी का चाइल्ड ईगो बहुत कम होता है और डायरेक्ट पेरेंट ईगो ज्यादा होता है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? वो संजोगों से, उछेर से, उसके जीवन के अनुभवों से क्या घटा उनके ऊपर, उसके ऊपर। तो जैसे कि किसी बच्चे को बचपन से जवाबदारियों का बहुत बंधन कराया गया, उसकी ज़रूरतों को पूरी करने को नज़रअंदाज करवाया गया, कि तुमको सोना नहीं है, काम करना है, तुमको खाना नहीं है, तुम्हारे भाई बहनों का ध्यान रखना है। तो उनके माता पिता ने उनके अंदर के कुछ हिस्सों को उछेर के दरमियान संजोगों के वसात कम कर दिया, किसी को बढ़ावा दे दिया, और उसी में वो इंसान जीता रहा। तो जीवन के अनुभव
बचपन के अनुभव, संजोग या हालात उसके मानसिकता पर, मनस्थिति पर क्या प्रभाव पैदा करते हैं, उसके आधार पर आपके अंदर कौन सा, जैसे कि कुछ इंसान मैंने देखे कि बहुत कठोर होते हैं। नाना साहेब पेशवा थे, वो कभी हंसते नहीं थे, बहुत गंभीर मुद्रा थी। तो दरबार में, घर में, संजो प्रसंगों में कभी भी वो हंसते नहीं थे। तो नाना साहेब पेशवा को पूछा गया कि आप हंसते क्यों नहीं, तो बोले हंसने की लग्जरी मैं नहीं कर सकता क्योंकि संसार की स्थिति बहुत खराब है। तो वो कभी हंसते नहीं थे, समझे ना आप। तो जैसे कि उन्होंने अपना चाइल्ड, अपने अंदर का चाइल्ड ईगो स्टेट गिरा दिया। मेरे घर में बहुत लोग दुखी है, मैं हंस कैसे सकता हूँ, मैं मजे कैसे ले सकता हूँ, सब भूखे हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ। तो संजोग, हालात, उछेर, घटनाएं आपके अंदर के कुछ हिस्से को बढ़ावा देती है, कुछ को गिरा देती है, मार देती है, कम कर देती है, काट देती है। तो उसके आधार पर व्यक्तित्व निर्माण होता है। तो बहुत रोचक सवाल है आपका। सर इसमें एक आगे सवाल मेरा ये भी है कि वो जो बच्चा है वो भी एक्सेप्ट करता है ना, जो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमको जवाबदारी लेनी है, सब कुछ करनी है, लेकिन जो बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट करता है तभी वो चाइल्ड स्टेट गिरा के पेरेंट स्टेट में आ जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चे की मनोस्थिति भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि मुझे कुछ कहा जाता है ये उम्र में या आपको कुछ कहा जाता है, तो सोच समझ के निर्णय लेंगे आप। लेकिन एक बच्चा हो जो है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, पिछले रविवार को हमने चर्चा की स्क्रिप्ट की कि जीवन कथानक वर्णन किया जाता है, बनाया जाता है। तो मेरे जीवन का, पूरे जीवन का कथानक जब मैं लिखता हूँ, मैं 5 साल का हूँ, 6 साल का हूँ, मेरी समझ शक्ति क्या होगी उस समय, है ना, मेरी क्षमता क्या होगी मानसिक की। लेकिन क्योंकि लगातार मुझे घर में कहा जा रहा है कि तुम बड़े बेटे हो, तुमको सबका ध्यान रखना है, तुमको खुद का जरूरत पहले पूरा नहीं करना है, तो मैं उस समय 5 साल की उम्र में तय कर लेता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट लिखते लिखते कि मेरे अंदर का बच्चा हमेशा के लिए मर जाएगा अभी, बस मैं देखभाल करने वाला, रक्षण करने वाला बड़ा भाई बन करके रहूँगा। तो 5 या 6 साल का बच्चा ये निर्णय ले लेता है। और ये जो स्क्रिप्ट बनी, वो जब वो 10 साल का हो जाता है तो अज्ञात बन जाती है, अनकॉन्शियस बन जाती है। इसके बारे में वो कभी, मैं अभी कभी हंसता नहीं, मेरी खुद की ज़रूरतों को पूरी करता नहीं मैं, है ना, मैं अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए मेरे कुटुंब की या लोगों की, तो उन लोगों को कैंसर होने का संभव पैदा होता है। जो बचपन में खुद प्यार नहीं पाया, अपनी आवश्यकताओं का उपेक्षा करते रहे, बड़े हो गए, अब सभी की आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, सभी को प्यार देने की अपना कर्तव्य समझेंगे, सबको खाना देंगे, सुलाएंगे, है ना, मनोरंजन देंगे, लेकिन खुद हंसेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। तो प्यार उनको मिला नहीं और लोगों को प्यार देना है, तो एक भिखारी लोगों को अन्न बांटने चला है, ऐसा पेरेंट ईगो स्टेट लेने वाला, इन इंसानों को कैंसर होने का बहुत संभव रहता है। ये प्यार के भूखे रहते हैं। मनन करके मेरे विधान को सोचिएगा, है ना, क्योंकि माँ बाप में से जैसे कि माँ, पिताजी मर गए, माँ बीमार है, और घर में भाई बहन भांडू बहुत सारे हैं, उन सब लोगों का देखभाल करना है मुझे। तो मेरा पेरेंट जीवित रखूंगा, मेरा चाइल्ड में मार गिराऊंगा, तो मेरी मानसिकता क्या होगी, मेरे को प्यार मिला नहीं और मेरे भाई भांडुओं को मुझे प्यार देना है, आगे चल कर के बच्चों को प्यार दूंगा, समाज के सभी लोगों को, अनाथ बच्चों को, मेरे विद्यार्थियों को, सबको प्यार देना है। लेकिन कहाँ से लाऊंगा, हृदय में प्यार की कमी और लोगों को प्यार बांटने चला, वो मेरा पेरेंट ईगो स्टेट, दैट इज द कॉज ऑफ कैंसर इन मैनी पीपल। सर वन लास्ट क्वेश्चन कनेक्टिंग टू दिस। सर जब हम बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति में तीनों स्टेट ऑफ माइंड है, तो ऐसा मतलब उसके अंदर होता तो है ही ना तीनों स्टेट, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो थ्रू आउट एडल्ट रहेगा, किसी न किसी समय में तो वो चाइल्ड या पेरेंट के उसमें आएगा। मतलब thoroughly he cannot be, can a person be throughout in a one state of mind? हाँ, दो योग के शब्दों का मैं तुमको प्रयोग करके समझाऊंगा। एक शब्द है सुषुप्त। तो जैसे कि मेरे अंदर का चाइल्ड ईगो सुषुप्त है, कार्यरत नहीं है, सोया हुआ है ना।
तो उम्मीद है कि कभी उसको जगाया जा सकता है। जैसे कि मैं जब पुख्त बन रहा था, डॉक्टर बन चुका था, मैं कार्यरत बन चुका था, कुटुंब बना चुका था, शादी कर चुका था, तो मैं मज़े नहीं लेता था, मैं बहुत गंभीर रहता था, मेरे चेहरे पर कभी हंसी नहीं आती थी। लेकिन मेरे अंदर का चाइल्ड ईगो स्टेट सुषुप्त था, उसको जगाने की उम्मीद थी। लेकिन योग में एक दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है दग्ध बीज। दग्ध, जला हुआ, दग्ध, दग्ध जल बीज। तो दग्ध बीज हो गया, तुम्हारे अंदर के बच्चे को तुमने जला ही दिया। जैसे कि कई इंसानों ने अपने अंतरात्मा को मार ही दिया, तो अब वो राइट एंड रॉन्ग की सेंस उसमें कभी नहीं आएगी। लेकिन जिसमें सुषुप्त है उसको जगाया जा सकता है ना। तो सुषुप्त मन स्थिति और दग्ध बीज मन स्थिति। मैं कुछ इंसानों को जानता हूं कि जो 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 अपना अपना बच्चा उसको उन्होंने मार ही दिया है, दग्ध बीज बना दिया, उनको दफना दिया कहते हो आप, है ना, दफना दिया। कोई उम्मीद नहीं, वो बच्चा नहीं वो अपना बचपना नहीं बता सकते अभी। तो दो शब्दों से आप इसको सीख सकते हो। और कोई सवाल? आपकी स्पष्टता पहले होनी चाहिए क्योंकि टीए का ये अहम विषय है। इसके आधार पर बाकी की चर्चा जो मैं करने जाऊंगा अब धीरे धीरे समझ सकेंगे। तो मैं थोड़ा सा वर्णन आगे चलाता हूँ, फिर अगर कोई सवाल है आपके। तो आपके अंदर है एक पेरेंट ईगो स्टेट, आपके अंदर है एक चाइल्ड ईगो स्टेट, आपके अंदर है एक एडल्ट ईगो स्टेट। ये क्रोनोलॉजी में नहीं लिखे गए, ये 3 वर्तुड़ों के क्रम में लिखे गए। जैसे कि सबसे ऊपर है आपका पेरेंट ईगो स्टेट, जिसमें आदमी जो सोचता है, अनुभव करता है, वर्तन करता है, वो उसने कॉपी किया हुआ है, आपका कॉपीड बिहेवियर है, कॉपीड बिहेवियर। तो हर बार मैं लिखता हूँ या हर बार मैं कुछ काम करने को टेबल कुर्सी पर बैठता हूँ तो मैं मेरे पिताजी की नकल करता हूँ। तो आपके वर्तन व्यवहार में, आपके जीवन में कुछ वडीलों ने अहम हिस्सा निभाया। उसमें से सबसे पहले नाम आएंगे आपके माता पिता के, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन का। लेकिन आपके जीवन में कुछ सिग्निफिकेंट अदर एडल्ट भी है, वडील भी है सिग्निफिकेंट। जैसे कि शिक्षकों ने मेरे मानसिकता का बहुत हद तक निर्माण किया है। जो कमियां मैंने मेरे माता पिता में पाई, उस कमियों को पूरी करने के लिए मैं अपने शिक्षकों से कुछ न कुछ सीखता रहा। तो उनका वर्तन व्यवहार और सोच भी मैं कॉपी करता रहा। तो वो सब रिकॉर्डिंग है। तो ध्यान में रखेंगे कि पेरेंट ईगो स्टेट रिकॉर्डिंग है। बचपन के दरमियान आप माता पिता, शिक्षक, घर के अन्य वडील, आपके चाचा चाची, आपके बुआ बुई, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी या आपके पड़ोस में रहने वाले किसी पुख्त व्यक्ति। तो मैं 10वीं कक्षा में था, तब मैं बहुत छोटा बच्चा था। मैं कभी मेरे छोटे से गांव की बगीचे में जाता था, तो एक बुजुर्ग आदमी आकर के मेरे बाजू में बैठते थे और मेरे से रसप्रद वार्तालाप करते थे। वो मेरे जीवन में बहुत कम हिस्से तक रहे, 3 महीने तक रहे। उनको मैं 10, 12, 15 बार मिला होऊंगा, और वो बारिश की मौसम थी। तो वो हमेशा मेरे पास आके बैठते और मेरे माथे पर हाथ रखते, मेरे से प्यार तो जताते, वो तो अलग बात थी, लेकिन वो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। तो वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे अंदर कार्यरत है। जो 15 बार मिले खाली मुझे, 12 बार मिले। तो आपके जीवन में कई वडीलों ने जानकर के या अनजाने में, आपकी अनुमति में या बिना आपकी अनुमति के, नोंधपात्र हिस्सा निभाया, आपके व्यक्तित्व का अंश बनाया, हिस्सा तैयार किया। वो जो रिकॉर्डिंग आपके दिमाग के कोषों में कायमी बना, इसको आप वाइप नहीं कर सकते, आप इसको निकाल नहीं पाएंगे अभी, वो हमेशा के लिए रहेगा। तो जैसे कि धर्म, आपका धर्म जो भी होगा, हिंदू होंगे आप, मुस्लिम होंगे आप सिख, ईसाई होंगे या सिख होंगे, वो धर्म की लिखाई आपके दिमाग के कोषों में कायमी है। इसको मिटाना असंभव बन जाता है। हाँ, अपडेशन किया जाता है, कई बार बदला भी जाता है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा।
तो पेरेंट ईगो स्टेट बनता है आपके जीवन के वडीलों के आपके साथ जो व्यवहार थे, उन्होंने आपको जो सिखाया, उसका जो रिकॉर्डिंग आपके दिमाग में बना, वो कायमी बना। फिर है चाइल्ड ईगो स्टेट, वो आपका वर्तन व्यवहार में लागणी व्यक्त करने वाला, आपकी वर्तन में लागणी, आपकी विचारों में भी लागणी व्यक्त हो जाती है। मैं सीधा एक विचार रखना चाहता हूँ आपके समक्ष, लेकिन उसमें लागणियों की भेड़सेड़ कर देता हूँ। तो जहाँ पर भी आप लागणियों को लेके आते हो, वो लागणी आपके साथ जुड़ी हुई है आपके बचपन से। जैसे कि आपने बचपन में पहली बार जब रोए होंगे, हाँ जन्म लिया तब भी आप रोए, लेकिन वो रोना अलग था। बाद में आप बड़े हो गए, जैसे कि आप 9 महीने के हो, 8 महीने के हो, आपको असुविधा हो रही है, आपको कष्ट हो रहा है, आपने कपड़े गीले किए हुए हैं, आप गर्मी महसूस करते हो, आप भूखे हो और आप रो रहे हो, और आपकी माँ, क्योंकि वो काम में है, जिम्मेवारियों में है, घर का काम पूरा करना है, आपके प्रति ध्यान नहीं दे पा रही और आप रो रहे हो, वो वाले रोने की बात करता हूँ। आपकी कोई डिमांड थी, आपकी कोई मांग थी, वो मांग पूरी नहीं की गई और आप रोए, वो वाला रोना आपका पहला अनुभव बना। अब उसके बाद ये रिकॉर्डिंग, मतलब कि चाइल्ड ईगो स्टेट भी एक रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो फीलिंग्स का, लागणियों का रिकॉर्डिंग। पेरेंट ईगो स्टेट में भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग डूज एंड डू नॉट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पेश आना है कैसे नहीं आना है, उसका रिकॉर्डिंग है। चाइल्ड ईगो स्टेट में आपका लागणियों का रिकॉर्डिंग है। पहली बार आपने गुस्सा किया, पहली बार आप रोए, पहली बार आप दुखी हुए, पहली बार आप बहुत खुश हुए, फिर लगातार वो अनुभवों से आप गुजरते रहे। हर बार आपकी माँ ने आपको उठाया नहीं, या हर बार आपकी माँ ने आपको बहुत मारा पीटा, बहुत पीटा आपको, तो आप अपमानित हुए, आप दुखी हुए, आपकी हृदय को ठेस पहुंची। अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है लागणियों की, उस समय वो कायमी बनेगी, उसको आप मिटा नहीं पाएंगे। असंभव है कि वो आपका लागणी तंत्र, जिसको आप कहते हो चाइल्ड ईगो स्टेट, वो फेल्ट ईगो स्टेट है, फेल्ट कंसेप्ट ऑफ योर लाइफ। हूबहू ऐसी ही घटना बनेगी, जैसे कि हर बार मुझे कोई डांटता था तो मेरी आंखों में आंसू चले आते थे। तो बहुत समय तक मेरे जीवन की यह हालत रही। तो टीए सीखने के बाद मैंने एज रिग्रेशन में देखते देखते मैं 5 साल के आयुष्य तक नीचे उतर आया। तब मुझे चला पता कि मेरे पिताजी ने कभी पहली बार मुझे डांटा था मेरा कुछ गलत काम करने पर, और मेरी आंख में आंसू आए थे। मैं खुलासा नहीं दे पाया उनको कि मेरी काम में गलती क्यों हुई, और खुलासा उन्होंने मांगा भी नहीं, सीधा डांटा ही मुझे, मारा नहीं, बहुत डांटा मुझे। तो 5 साल का था और मुझे डांटा गया, मेरी आंखों में आंसू आए, तो डांट सुन करके मैं रोया। ये पहली घटना बनी। अब इसके बाद ये घटना बन जाएगी भूगर्भ में दफनाई हुई। अब इसको आप याद नहीं कर पाएंगे जीवन भर। खाली आप ऐसा ही घटना दोबारा बनेगा, किसी ने आपको डांट लिया तो आप तुरंत, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप जैसे हम कल किसी लड़की का, युवान लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे, और लेते लेते सवाल पहला पूछा क्या और उसकी आंखों में आंसू आए क्या। तो सवाल में कोई चिंताग्रस्त होने की बात नहीं थी, कोई कठिन चीज पूछी नहीं थी, लेकिन सवाल पूछने पर रोना, तो ये बचपन में उसने सीखा हुआ चीज है, सिखाया गया चीज है। तो माता पिता, संजोग, हालात तुमको जो लागणी सिखाता है, वो लागणी तुम्हारे बंधारण में, मानसिकता में कायमी स्थान ले लेती है, और वही लागणी हर बार तुम लेकर के समाज के समक्ष पेश आते हो, अनकॉन्शियसली, अननोइंगली। तो लागणी तंत्र मेरा कायमी बन चुका, तुम्हारा कायमी बन चुका। वर्तन व्यवहार करते समय वो बीच में आ जाता है। मैं किसी को भी मेरी आवश्यकता पेश करने जाता हूँ, तो जैसे कि मेरी एक मरीज थी, और ये हमेशा जब भी आकर के मेरे बगल में बैठती थी कुर्सी, स्टूल पर, एग्जामिनेशन टेबल पर, कि पहले सीधा बोलने के पहले रोना शुरू कर देती थी। तो ये असंख्य बार बना। मैं ताज्जुब था। मैं उनको कहता था कि
क्या रोने की क्या जरूरत है? आप आंखों में आंसू क्यों धस आते हैं? तो वो मुझे बोलती थी 2-1 मिनट रोएगी, फिर बोलेगी डॉक्टर साहब मैं भी नहीं समझ पा रही कि मेरे को आंख में आंसू क्यों आ जाते हैं। मैं सीधी एक बात बताना है आपको कि मेरी मेरी जुकाम है अभी, या मुझे थोड़ा बुखार है, तो मेरे रोना क्यों आता है? तो वो तुम्हारा फेल्ट कंसेप्ट है। बचपन में जो अनुभव किया वो अनुभव कायमी बन गया आपका, और वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये बनेगा तुम्हारा चाइल्ड ईगो स्टेट। तो पेरेंट ईगो स्टेट, द टॉट कॉन्सेप्ट इन योर चाइल्डहुड, बचपन में आपने माता पिता वडीलों से जो सीखा वो आपका टॉट कॉन्सेप्ट कायमी बन गया है। देयर इज अ रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग को मिटाना मुश्किल। चाइल्ड ईगो स्टेट द फेल्ट कंसेप्ट ऑफ योर लाइफ, मिटाना मुश्किल। लेकिन तीसरे वाला एक हिस्सा है एडल्ट ईगो स्टेट, वो लगभग 8 या 10 महीने की उम्र में बनने का प्रारंभ होता है और धीरे धीरे बनता जाता है, धीरे धीरे बनता जाता है। अब घर्षण देखो कि माता पिता आपको कुछ सिखा रहे हैं, वो आपके दिमाग में रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसी रिकॉर्डिंग पर, जैसे कि मेरे पिता या मेरी माँ मुझे जो कहते थे, मैं सोचता था तो मुझे लगता था कि ये उनका गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सोच करके अपना प्रतिभाव दूंगा। लेकिन माता पिता का संदेश और मेरी सोच के बीच में एक घर्षण पैदा होगा। ऐसी घर्षणों में, अब बच्चा है छोटा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, माता पिता कुछ और बता रहे हैं। जैसे कि माता पिता ने मुझे बोला झूठ मत बोलो, और मैं उनको कैसी किसी समय, किसी संजोगों में, किसी घटना के दरमियान, किसी व्यक्तियों के वार्तालाप करते समय झूठ बोलते देख रहा हूँ। तो मुझे सीख दी जा रही है झूठ मत बोलो, और ये खुद झूठ का प्रयोग कर रहे हैं। देखो, अब सिखाया जा रहा है अलग और दर्शन कराया जा रहा है, मेरे पास आदर्श रखा जा रहा है अलग। तो इससे मेरे दिमाग में एक घर्षण पैदा होता है। तो वो जो घर्षण होता है उसके ऊपर मैं सोचता हूँ और मेरा खुद का एक रवैया तय कर लेता हूँ सोच करके कि आदमी को झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो दैट बिकम्स माय थॉट कॉन्सेप्ट। इसमें एक मुठभेड़ है, एक संघर्ष है। तो कई सारे पेरेंटल मैसेजेस मेरे दिमाग में आते हैं, तो संघर्ष बनता रहता है, घर्षण होता रहता है। उस घर्षणों का सामना करते करते, उसको मिटाते मिटाते, उसको अनुवश होते होते तुम्हारे अंदर एक एडल्ट हिस्सा, एक पुख्त हिस्सा बनता जाता है, जो आदमी को सच बोलना है या झूठ बोलना है। सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलना अच्छा है। किसी व्यक्ति को मैं झूठ बोलने की अनुमति दूंगा या नहीं दूंगा? झूठ बोलने पर हर व्यक्ति को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो देखो कि कितनी सारी बातें मैं मेरे दिमाग में सोच रहा हूँ। उसमें मेरे पेरेंट्स, वडीलों को मैं थोड़े समय के लिए बाजू पर रख दूंगा, मेरा रिकॉर्डिंग में बाजू पर रख दूंगा, और स्वस्थ दिमाग से मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, करना चाहिए। पेरेंट ईगो स्टेट हो जाता है चाइल्ड ईगो स्टेट, क्या करना है, समझे ना? तो आपके अंदर एक रिकॉर्डिंग है, क्या करना है तुमको, क्या करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो पेरेंट ईगो स्टेट है। मेरे से झूठ बोलना जाता है, बोल देता हूँ मैं अवश्य हूँ, मेरे से हो जाता है, मैं नहीं रोक पाता हूँ अपने आप को, चोरी कर लेता हूँ। तो ये चाइल्ड ईगो स्टेट। लेकिन मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए पेरेंट, क्या करना, क्या हो जाता है वो फेल्ट ईगो स्टेट चाइल्ड, और क्या करना है वो मेरा एडल्ट ईगो स्टेट है। तो इस प्रकार से मेरे 3 मनस्थितियां निर्माण की जाती है। तो आज मैं वर्णन करना हूं संक्षिप्त, पूरा करने के पहले, पेरेंट ईगो स्टेट का। तो पेरेंट ईगो स्टेट, बचपन में आपने जो माता पिता, आपके वडील, आपके शिक्षक, वो आपसे 2 साल बड़ा आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है ना? मेरे जीवन में मैं जब 6-5 साल का था
तो मेरी बगल में एक कुटुंब रहता था, उसमें एक लड़की हुआ करती थी। वो मेरे से 5-4 साल बड़ी थी, लेकिन जब मैं स्कूल से वापस आता था शाम के समय 6 बजे चैन से बैठता था, तब वो मेरे पास आके बैठती थी, वो मेरे से बहुत सारा वार्तालाप करती थी। तो उसकी भी अमिट छाप मेरे दिमाग में है इस समय। सो दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट एडल्ट इन योर लाइफ, सिग्निफिकेंट एडल्ट, है ना। अब बस में कहीं प्रवास को गए और कोई व्यक्ति तुमसे बड़ा तुम्हारी बाजू में बैठा था और वार्तालाप करता है, तो वो भी तुम्हारे दिमाग में अमिट छाप, एक रिकॉर्डिंग छोड़ के जाता है। तो देखो कि तुम्हारा वर्तन बनता है, तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो व्यक्तित्व है, तो पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट, उसमें सबसे पहले ऊपर आता है पेरेंट ईगो स्टेट। तो ये तुमको सिखाता है गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, डूज एंड डू नॉट। थूको मत, हस्ताक्षर अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा अंतरात्मा, गलत काम मत करो। गलत काम करने पर, तो जैसे कि मुझे सिखाया गया था कि जब भी तुम कोई गलत काम करने को उत्तेजित होते हो, करना चाहते हो, तो तुम्हारी अंदर एक माँ है तुम्हारी, वो माँ उसको पसंद करेगी या नहीं करेगी, माँ को कैसा लगेगा, ये सोच के काम करो, समझे ना। तो एक अंतरात्मा बनता है तुम्हारा, जो मुझे गलत करने से रोकता है। तो वो अंतरात्मा पेरेंट ईगो स्टेट का काम है। आपकी मान्यताएं, धर्म संबंधित, राजकारण संबंधित, समाज की संबंधित, कलयुग और सतयुग के संबंधित, अध्यात्म के संबंधित, जैसे कि आप योग में मानते हो, तो वो आपका पेरेंट ईगो स्टेट का काम है। आपकी धार्मिक और सांप्रदायिक मान्यताएं, विश्वास, जैसे कि आप जीसस का भक्ति करेंगे या कृष्ण का करेंगे, राम का करेंगे, कृष्ण का करेंगे या शिव का करेंगे, तो उसमें फेथ, आस्था है आपकी। तो ये सब आपका पेरेंट ईगो स्टेट का काम है। आपको व्यवस्था, जैसे कि घर आने के बाद अपना दफ्तर कहाँ रखेंगे, जूते कहाँ उतारेंगे, जो कपड़े धोने के लिए निकालना है उसको कहाँ डालेंगे, एक व्यवस्था है घर में, नौकरी के स्थान में, समाज में, स्कूल में, उसका पालन करो, लाइन में चलो, ऑर्डर। आप टीका करते हो किसी की, किसी को धमकाते हो, है ना, तो ये वाला व्यक्तित्व पेरेंट ईगो स्टेट है। आप नियंत्रण करते हो कि कुछ नियम बनाए गए हैं। तो जैसे कि मैं 3 दिन तक YTDC के इंटरव्यू ले रहा था, तो हर कैंडिडेट को, हर विद्यार्थी को मैं कहता था कि हमने कुछ सूचनाओं की सूची बनाई हुई है, वो छाप करके बाहर रखी गई है, तो आपने पढ़ ली क्या? वो अटेंडेंस संबंधित है आपके, है ना, वो सब बातें आपने पढ़ ली क्या? शिविर में उपस्थित रहने के संबंधित है, परीक्षाओं के संबंधित है, तो ये सब पढ़ लिया आपने? तो वो मेरा नियंत्रण, अंकुश, कंट्रोल वाली बात। तो जब भी आप किसी को कंट्रोल करने की बात करते हो, तो वो आपका पेरेंट ईगो स्टेट होता है। नैतिकता, अनैतिकता, मूल्य, शिस्त, शिक्षण, जैसे कि हर व्यक्ति को पढ़ना जरूरी होता है, स्कूल तो जाना ही चाहिए, बिना स्कूल गए आपकी शिक्षा नहीं हो सकती। और स्कूल में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, तो ये एजुकेशन। तो जैसे कि शिक्षण संस्थाएं बनी, इतनी बड़ी शालाएं बनी, तो शालाएं सामाजिक तालीम के भाग रूप बनाई गई। सामाजिक तालीम, हर व्यक्ति को एक सभ्य इंसान बनाना है, ये सोचते हुए शाला बनाई गई, क्योंकि माना गया था जब स्कूलों की स्थापना की गई होगी तब, कि कुटुंब व्यक्ति को शिस्तबद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, ये कुटुंब का काम नहीं। क्योंकि माता पिता जो होते हैं, उनका तो काम बच्चे का लालन पालन है, रक्षण करना है, लालन पालन करना है, आवश्यकताएं पूरी करना है। ये शिस्त नहीं सिखा सकता, ये सभ्य नागरिक नहीं बना सकता। रास्ते पर थूकना है कि नहीं, या कचरा कूड़ा कहाँ डालेंगे, ये माता पिता नहीं सिखाएंगे तुमको। इसके लिए एक संस्था बनाएंगे, उस संस्था का नाम दिया जाएगा स्कूल। फिर आप आगे चल के उसी को महाविद्यालय या
कॉलेजेस कहेंगे, यूनिवर्सिटी कहेंगे, ये आपको एक सभ्य इंसान बनाती है, क्योंकि ये चाहती है कि हमको इंजीनियर चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, क्योंकि समाज में बीमार लोगों की सारवार के लिए डॉक्टर भी होने चाहिए। तो इसके लिए शिक्षण संस्थाएं बनाई गई। तो शिक्षण संस्थाएं समाज का घड़तर करती है, बंधारण तय करती है। खेडूत कितने होंगे या कामदार कितने होंगे, उद्योग कौन चलाएंगे, इंजीनियर कौन होगा, तो ये सब जो सामाजिक बंधारण तय किया गया है। मनु ने 4 प्रकार की जीवन व्यवस्था बनाई। हमारे 4 प्रकार की जीवन व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था बनाई उन्होंने, 4 वर्ण बना दिए। तो वो जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, वो समाज व्यवस्था पेरेंट ईगो स्टेट। तो मतलब कि मनुस्मृति पेरेंट ईगो स्टेट है। उसमें महिलाओं का क्या काम है, महिलाओं को स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पुरुषों को क्या करना है, ये सब लिखा गया। राजा का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, वैश्य को, वणिक को क्या करना है, सब लिखा गया। अच्छा, उसी अनुसार हमारे जीवन में व्यवस्था एक और भी बनेगी, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्याश्रम। जब आप ब्रह्मचर्याश्रम में हो तो पढ़ना है आपको शादी नहीं करना है, जातीय संबंधों में नहीं पढ़ना है, निष्ठा से पढ़ो। तो ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम, 4 आश्रम व्यवस्था है। ये धार्मिक व्यवस्था थी, ये सामाजिक व्यवस्था थी, ये पारंपरिक व्यवस्था तंत्र था हमारा। ये सब हमारा पेरेंट ईगो स्टेट का काम है। तो मनुस्मृति और भारतीय समाज रचना या किसी भी समाज रचना, मैं देखूंगा कि यूरोपियन समाज रचना अलग है, भारतीय अलग है। भारत में लग्न जीवन अलग बिताया जाता है, अमेरिका में अलग बिताया जाता है, क्योंकि हम सब पेरेंट ईगो स्टेट से हमारी टॉट कॉन्सेप्ट, शादी कैसी होनी चाहिए, शादी जीवन कैसा होना चाहिए, है ना, वो सिखाया गया है ऑलरेडी। तो उसमें आपको ये सब शिक्षाएं दी गई है। अब प्रोटेक्शन, जैसे कि कोई भी बीमार व्यक्ति आता है मेरे पास, एकदम से चक्कर खा के गिरता है, तो मैं तुरंत उसके पास पहुंचाता हूँ, उसको कुछ खाना देता हूँ या उसको बॉटल चढ़ा देता हूँ, क्योंकि हर जीव की रक्षा करना है, हर इंसान को मददरूप होना है ना, उसको बीमारी से बाहर निकालना है। भूखा होगा तो खाना देना है ना, अशिक्षित होगा तो शिक्षा देना है। दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग एन इंडिविजुअल, नर्चरिंग एंटायर सोसाइटी। और परमिशन एंड फ्रीडम, जैसे कि सर मैं कल नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी, आप छुट्टी देंगे क्या मुझे, तो एक आप विज्ञप्ति पत्र लिख करके देंगे मुझे। आप अपने पिताजी के पास जाएंगे, माँ के पास जाएंगे, कहेंगे माँ आज मुझे आइसक्रीम खाना है या आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो तुमको परमिशन दी जाएगी, तुमको उसकी छूट दी जाएगी। तो परमिशन देने वाला, छूट देने वाला, ये एकदम महत्वपूर्ण विषय में आपको चर्चा कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक बड़ा टीए का विषय लेंगे हम, कि हमारे व्यक्तित्व में विकृति कैसे आती है परमिशन मिलने पर या नहीं मिलने पर। जैसे कि मुझे झूठ बोलना है, चोरी करना है। एक बच्चा था, स्कूल से छोटी मोटी चोरी करके घर पे आता था, तो माँ को बोलता था मैं आज किसी की पेन चोरी करके आया, पेंसिल चोरी करके आया, या पाटी चोरी करके आया, किताब चोरी करके आया, किसी का खाना खाने का बक्सा चोरी करके आया। तो माँ खुश होकर उसके माथे पर हाथ रखती थी, अरे बेटा उसको पता चला कि नहीं चला, तो बेटा बोलता था नहीं माँ मैं तो बहुत चतुर निकला, उसकी बैग से दफ्तर से चोरी की लेकिन उसको पता नहीं चलने पाया। तो माँ ने अपने बच्चे की सराहना की, अरे कितना बुद्धिमान बच्चा है कि चोरी की और पता नहीं चल पाई। तो ये माँ अपने बच्चे में एक गुण नर्चर कर रही है। अवगुण है तो आपके अंदर गुण और अवगुण बनाए जाते हैं। आपको कुछ चीज़ों की अनुमति दी जाती है, अनुमति नहीं दी जाती है। चोरी करने की अनुमति दे रही थी, यही बच्चा बड़ा होकर के भविष्य में फिर राजा के दरबार घर में चोरी करने को जाता है, महल में पकड़ा जाता है, फांसी की सजा दी जाती है, और फांसी की सजा देते समय उसको पूछा जाता है कि तुमको अंतिम इच्छा क्या है, तो बोले मेरी माँ को बुलाओ। माँ को बुलाया गया, बोलो माँ तुम्हारी जीभ बाहर निकालो, मुझे उसको काटना है। क्यों काटना है, क्योंकि जिस जीभ को मुझे अनुमति नहीं देनी थी, मुझे रोकना था, तुम नहीं रोक पाई, तो मेरी यह हाल हुई आज। तो एक माँ की जीभ परमिशन गलत दी, अच्छी दी,
स्वतंत्रता क्या दी गई तुमको देने की, क्योंकि माँ बाप तुमको बांध के भी रखेंगे, छूट भी देंगे। तो इससे तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और तुम्हारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्योंकि मैं सब लोगों को देखता हूँ व्हाट्सएप पर पारस्परिक चर्चाओं में, भाजपा में मानते हो, कांग्रेस में मानते हो, गांधी जी ने 55 करोड़ रुपया मुस्लिमों को दे दिया, ये कदम कैसा था? तो गांधी जी प्रो मुस्लिम थे? या जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई को क्यों बड़ा प्रधान नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री? ये सब चर्चाएं होती रहती है। या अमेरिका में चुनाव का माहौल चल रहा है इस समय, तो अब कौन आएगा, ये जो चर्चाएं होती है। या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए? तो ये सब जो चर्चाएं होती है, ये आपका पेरेंट ईगो स्टेट है। तो ये था पहले वाला ईगो स्टेट। इसको और थोड़ा हम रोचक इस से देखेंगे आने वाले समय में, अगर कोई सवाल हो आपका। सर, एज हाँ जी। रिग्रेशन आपने एक वर्ड यूज किया, तो हाँ। मैं लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि रिलेटिंग टू आवर सबकॉन्शियस में जो हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उससे रिलेट करके बैठ जाते हैं, बट तो वो तीनों ही स्टेट के लिए वो होगा, इट्स नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड स्टेट, वो हर एक स्टेट के लिए वो लागू होता है एज रिग्रेशन। एज रिग्रेशन एक टेक्निक है जिसमें आप अपनी वर्तमान समय से वापस हट करके अपनी जीवन की गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल करके, आप 15 साल के थे तब किस अनुभव से गुजरे, 10 साल के थे किस अनुभव से गुजरे, 10 साल के थे किस अनुभव से गुजरे, और उस अनुभव ने आपके ऊपर क्या प्रभाव छोड़ा, क्या अमिट छाप बनाई, क्या रिकॉर्डिंग किया, और उस रिकॉर्डिंग का आपके इस समय के इस समय के वर्तन, या इस समय की बीमारी, या इस समय का कोई सिम्टम, सिर दर्द जैसे कि, इसके साथ इसका क्या संबंध है, वो पता लगाने के लिए आपको एक फैसिलिटेटेड टूर कराई जाएगी। आपको एक गाड़ी में बैठाऊंगा मैं और बोलूँगा कि अब गाड़ी को डालो रिवर्स गियर में और धीरे धीरे नीचे उतरते जाओ, और मुझे याद करते करते वो दिवस लेके आओ कि जब आपको पहली बार रोना, जैसे कि मैं महिलाओं से, बहनों से अच्छा नाता नहीं बना पा रहा था, तो हमेशा उनसे लड़ता था और बहुत गंभीर लड़ाई हो जाती थी मेरी, तो सब मेरे से रूठते थे, नाराज हो जाते थे। तो इसका रहस्य जानने के लिए टीए में मुझे पहली बार एज रिग्रेशन टेक्निक कराई गई कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा अवश्य व्यवहार। तो वो समझने के लिए आपके वर्तमान वर्तन, बीमारी या किसी चिन्ह को समझने के लिए आपको जब रिवर्स गियर में डाल करके आपकी गाड़ी को पीछे लिए जाई जाती है, उसको कहेंगे हम एज रिग्रेशन। ऐसा एक और शब्द है एज प्रोग्रेशन भी। जैसे कि परीक्षा है आपकी 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, आप अभी से डर रहे हो, तो मैं आपको एक गाड़ी में बैठा दूंगा, टाइम ट्रैवल, और 2 महीने के बाद का समय अभी ले आऊंगा और उसका मनचाहा निर्माण करूंगा, तो उसको कहा जाएगा एक एज प्रोग्रेशन। दो अलग अलग टेक्निक्स है। सर, तो विजुअलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ एज प्रोग्रेशन, अगर मैं विजुअलाइजेशन को समझूं तो वो दोनों में कहीं हाँ, उसमें विजुअलाइजेशन थोड़ा करना है आपको प्रोग्रेशन में। एज रिग्रेशन में आपको जितना भी याद आता है ना, जितना भी, क्योंकि आगे चल करके चाइल्ड ईगो स्टेट की जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि घटनाएं भुलाई जाती है, संवाद भुलाए जाते हैं, लोगों के नाम, क्योंकि किसने मुझे पहली बार डांटा वो मुझे याद भी नहीं आज, लेकिन उसके कुछ अंश आपको एज रिग्रेशन में याद आ सकते हैं अंशतः, और कुछ घटनाएं बिल्कुल हूबहू भी याद आ जाती है। विविड रीलिविंग, विविड, एग्जैक्टली एज इट हैपेंड दैट डे, जैसा उस दिन बना बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, या उसका अंश आपको पुनः याद आ सकता है, लेकिन उससे आपको अपने वर्तन, व्यवहार, बीमारियां, आपके कुछ नादुरुस्त चिन्ह, उसका पता लग सकता है।
थैंक यू सर। Yeah. और कोई सवाल? नहीं तो आज की चर्चा इधर रोकूंगा। मैं जानबूझकर के थोड़ी गाड़ी धीमे चला रहा हूँ ताकि, क्योंकि अगर टेक्निकल विषय को मुझे आपके समक्ष व्यक्त करना हो और मैं पूरा करने की जल्दी में बिना स्पष्टता किए, क्योंकि टीए में ईगो स्टेट वाला जो सिद्धांत है वो सबसे नींव में है, महत्वपूर्ण है। एक बार ये समझ लेंगे फिर बाकी का आपके लिए बहुत सरल बन जाएगा। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बहुत रोचक विषय तो है, गंभीर भी है और मननीय विषय है, क्योंकि इसके ऊपर आप बहुत सोचते रहेंगे जीवन भर। और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि ये विषय आपका जीवन बदलने वाला है, जैसे उसने मेरा जीवन बदला। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने लोग नियमित आएंगे, और कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन हम सोचते हैं कि एक प्रमाण पत्र देंगे इसमें भाग लेने का। तो आप अगर प्रमाण पत्र चाहते हो तो एक छोटा सा फी भी तय करेंगे, मटेरियल भी सबको देंगे, और फी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, एक सिंबॉलिक छोटा सा अमाउंट ले लेंगे आपसे। वो मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करके आपको बताऊँगा। और इस ग्रुप में आप बने रहिए, और आपकी जो भी शंकाएं सवाल होंगी वो पूछते रहिए। सर एक बात पूछना था आपसे। हाँ जी बोलिए। अगर हम बच्चों अभी छोटे हैं, जैसे कि 5 साल के हैं, तो उनको जैसे ट्रीट करना है तो उनका ईगो हर्ट होता है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? अरे आंख में आंसू आए, आंख में आंसू जानने से ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो आंसू नहीं आते हैं, बस गुमसुम चेहरा बदलता है, चेहरा, आंखों में भाव बदलेंगे, है ना। बच्चा काष्ठ मूर्ति नहीं है, ऐसे भी पता चल जाएगा आपको। अपनी चतुर आंखें, सेंसर्स को काम में लगाना चाहिए, है ना। किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी व्यवहार करते हो तो शाब्दिक शब्दों की भाषा में तो जो विनिमय होता है, लेकिन बिना बोले भी कुछ अभिनय में भी, अंग भाषा में भी, आंगिक अभिनय में भी कुछ व्यक्त हो जाता है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपने दिल की बात छुपा नहीं सकता। सेंसर्स को काम में लगाइए आप, है ना। तो ये भी चर्चाएं होएगी, आपको आगे चल कर के आएगी कि बच्चों के साथ व्यवहार करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। इसमें थोड़ा आपको फैमिली लिविंग, पेरेंटिंग, आपके मित्रों के साथ, जीवन साथी के साथ, सबके साथ वर्तन व्यवहार करने में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखने लायक है, मननीय है, वो सब बताया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल मैं एक वाक्य में जवाब देना चाहूँगा कि आंखों में एक सेंसर लगाओ आप, इस सेंसर को सीधा अपनी हृदय के साथ जोड़ लो, तो आंखें पढ़ पाएगी जो बना। भले ही सामने वाला इंसान कितना भी छुपाना चाहे, आपकी आंखें तेज होगी तो सेंस कर लेगी कि उसके दिल में क्या घटना घटी, है ना। तो बच्चे के दिल की बात पढ़ना वो तो माँ का तो पहला काम है, लेकिन पिताजी भी इससे ऐसा नहीं कर सकते कि ये माँ का काम है, मैं नहीं करूँगा। डांटने पर क्या असर होगी वो पिताजी को भी। एक वाक्य का, एक शब्द का गहरा चोट होता है, वो गहरी चोट जीवन निर्माण कर देती है, आत्महत्या की स्क्रिप्ट लिख देती है, बीमारी की स्क्रिप्ट लेते हैं। तो जैसे कि कुछ बच्चों को नाराज माँ, गुस्से माँ हमेशा कहते मरो, हटो मेरे पास से, मेरे सामने मत आओ, तो मरो, हटो, मेरे सामने मत आओ, ये विधान लगातार बोला जाता है। इससे बच्चे के दिमाग में एक ठेस पहुंचती है, और ये बच्चा एक निर्णय लेता है, अर्ली लाइफ डिसीजन, इट इज कॉल्ड अर्ली लाइफ डिसीजन, कि मेरा होना बेकार है, मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती, आई एम नॉट ओके, एंड देयरफॉर आई मस्ट डाई, आई मस्ट डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, है ना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हर इंसान में सेल्फ डिस्ट्रक्शन, आत्मनाश की वृत्ति होती है, मेरे में भी है, आप में भी है। दुखी घटना बनने पर पहले आप क्या सोचेंगे? अरे इससे तो मर जाना अच्छा था। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की स्क्रिप्ट माता पिता ने बोले हुए विधानों से लिखी जाती है। तो माता पिता समाज में
जो नकारात्मक छाप लागणी तंत्र बनता रहता है उसके वाहक है, कैरियर्स, है ना। तो जीवन के बदले में मृत्यु का गरिमा बनाना वो माता पिता का काम है, उनके वचनों का काम है। तो अपना सेंसर आप लगा करके काम करिएगा। હેલો સર. યસ, હા, મેં આ વખતે અમને જે લિંક મળી અમને બીજાના થ્રુ મળી છે, તો પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ અમને ડાયરેક્ટલી આવે એવું થશે? સતીશભાઈ, આ સતીશભાઈનો વિષય છે. સતીશભાઈને તમે નંબર લઈ લો અને એમને તરત નોંધજો. હા, તરત જાણ કરજો એમને. અચ્છા. એટલે તમને સતીશભાઈ સીધું મોકલશે. અચ્છા. અને પાર્ટિસિપેશન બધા માટે ફ્રી છે. તમે બીજા 10 જણને જોડવાનું કહો, હા, કોઈ બંધન નથી આમાં. અમે બે જોડાઈએ છીએ. હા, જરૂર જરૂર. સારું, ચોક્કસ. તો સતીશભાઈને કેવું? સતીશભાઈ સાથે સંપર્કમાં રહીને નંબર લખાવી દેજો. હા, નંબર બોલી જાવ એમ કહો છો? 93 સતીશભાઈનો નંબર લખી લો. હા, લખો. એક મિનિટ. હા, 993 28 28 48 48 18 18 65. 65. મને ખાલી WhatsApp કરજો કે જો સન્ડે ગ્રુપની લિંક આપો એટલે હું હા. તમને WhatsApp ગ્રુપની લિંક આપીશ એટલે તમે WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાઈ જજો. પછી એમાં તમને એવરી પ્રોગ્રામની ડિટેલ મળ્યા કરશે. બરાબર. 9328481865. હા, ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે. ઓકે. Sir, હું before leaving, લોકોના ફીડબેક પણ હું ચેટ બોક્સ ઉપર વાંચી રહ્યો છું. અચ્છા. થેન્ક યુ, હું બધાનો આભાર માનું. પણ હું હજુ યાત્રા ચાલુ છે અને અત્યારથી થેન્ક્સના પ્રતિભાવ આપી દેશો તો બહુ વહેલું થઈ જશે. ના સર, એકચ્યુઅલી ટીએ વોઝ પ્રપોઝડ બાય મી. મેં ટીએ બહુ પહેલા આપણા જ્યારે સેશન ચાલતા હતા ને આઈ વોઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટેડ કે મારે આ જાણવું હતું ટીએ વિશે. લાસ્ટ 2 Sundays આઈ હેડ સમ એન્ગેજમેન્ટ સો આઈ કુડન્ટ જોઈન, બટ થેન્ક યુ સો મચ ફોર ટેકિંગ ધીસ ટોપિક. તમારી ખોટ પડી હતી મને લાગ્યું કે જાગૃતિબેન નથી આવતા આમાં. ના સર, હું કંઈક એન્ગેજમેન્ટ હતા, બિઝી હતી 2 સન્ડેઝના, બટ આઈ વોઝ મિસિંગ કે હું, અને મેં તો બી યુટ્યુબમાં ભાઈ મૂકી દે છે, સતીશભાઈને મોકલે છે, સો આઈ કુડ ફોલો ધેર. બટ થેન્ક યુ સો મચ ફોર ટેકિંગ ધીસ ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ સર. હું બધાને માફી માંગુ છું કે હું થોડો ધીમો છું બોલવામાં અને ચર્ચા કરવામાં. એ જાણી બુજીને કે 5 સેશનમાં પૂરું કરવું છે, હું 5ને બદલે 8 પણ લઉં, પણ આને જેટલું બને એટલું જીવનલક્ષી બનાવવું છે. અને તમારા મારા જીવનમાં અને સામાજિક વ્યવહારોમાં આપણે ક્વોલિટી ઓફ સોશિયલ લિવિંગ, સામાજિક સંબંધોને ઉન્નત બનાવીએ અને વ્યક્તિ તરીકે બને એટલા ઉન્નત બનીએ. હા ને. તો હું સારા બનીએ એવો શબ્દ નહીં બોલું. આપણે સારા બનીએ એવું નથી કહેવા માંગતો. હું કોઈ સારા બને એટલે પેરેન્ટ ઇગો સ્ટેટમાંથી બોલું છું મારા. નહીં, સારા નહીં. આપણે અર્થપૂર્ણ મિનિંગફુલ વ્યક્તિ બનીએ કે જેથી કરીને આપણા લીધે લોકોને જીવવાનું બળ મળે અને સમાજમાં એક સકારાત્મક એટલે હકારાત્મક વાતાવરણ ઊભું થાય. એના માટે ટીએ મને બહુ જ મદદરૂપ થયું છે અને એ વિદ્યા હું આપની સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. અને મારી ખામીઓ પણ છે, મને ખબર છે. તો આપણે બની શકીએ કે 2 મહિના લાગ લગાટ આ વિષયની ચર્ચા કરતા રહીશું. અને એકવાર ઈગો સ્ટેટ્સની ચર્ચા પૂરી થશે પછી તો બહુ રોચક વિષયમાં આપણે પ્રવેશ કરીશું. ટીવીમાં બહુ ગંભીર અર્થગંભીર વિષયોમાં પ્રવેશ કરીશું અને એમાં તમને બહુ જ મજા પડશે એવો મારો. અને નેક્સ્ટ રવિવારે તમને એક નાનકડું પ્રશ્નોત્તરી મોકલવામાં આવશે, ક્વેશ્ચનેર, હે ને. તો એનું તમારે જવાબ આપવાના છે. એ તમને એડવાન્સમાં મોકલી દેવામાં આવશે. એ ગુજરાતી અંગ્રેજી બંનેમાં મોકલવામાં આવશે અને સ્વાધ્યાય પણ આપવામાં આવશે ઘણા બધા. એટલે આમાં એવું નથી કે માત્ર હું બોલતો જઈશ, તમે સાંભળશો અને 4 સવાલ પૂછશો. તો આવતા રવિવાર માટે તમારા માટે થોડું ધીમું હોય છે તો ઉલટાનું વધારે. ઓકે. તો 2 મહિનાની પૂરેપૂરી કમિટમેન્ટ તમારી જોડે રાખજો અને દિવાળીનો એક રવિવાર આપણે કદાચ રજા પાડીશું અગાઉથી જાહેર કરીને અને આ ચર્ચા આપણે જારી રાખીશું. તો બધાનો આભાર તમારો અને આવતા રવિવાર આપણે ફરી મળીએ છીએ 6:30. सर 1 मिनट. सर 1 मिनट. अभी सर ने जो बोला क्वेश्चनर का और उसका, तो उसके लिए सबको एक चीज करना रहेगा. सबका नाम व्हाट्सएप ग्रुप है अपना संडे टॉक करके, उसमें होना जरूरी है.
क्योंकि वो क्वेश्चनर और वो सारी डिटेल वो ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो अगर आपका नाम संडे टॉक @योगनिकेतन ग्रुप में नहीं हो आप व्हाट्सएप के, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका लिंक दूंगा और आप उसमें लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। एक बार नंबर दोबारा बोल दीजिए। 93 हाँ। 28 48 1865। થેન્ક યુ। હા વોટ્સઅપ છે? હા વોટ્સએપ પર છે આનો। હા વોટ્સએપ છે સતીશભાઈનો વોટ્સએપ છે। મને તો આપણે આવું આપણા વેબસાઇટ digital ઉપર mode- પણ મૂકી દઈશું નંબર કે જેથી તમે ડાયરેક્ટ કરી શકો। હેલો સર હા બોલો। હું 96 YCC ગ્રુપમાંથી મને લિંક મળે છે, તો પછી સન્ડે ગ્રુપમાં જોડાવાની જરૂર ખરી? હા જરૂર ખરી, કારણ કે તમને સર થકી જે મટીરિયલની વાત કરી ને ક્વેશ્ચનરી ની બધી, એ ફક્ત સન્ડે ગ્રુપમાં શેર થશે। એ દરેકને આપીને દરેક લોકોને હેરાન કરવામાં નહીં આવે મારા તરફથી। તો હું શું 96 ગ્રુપમાં YCC ગ્રુપમાં લખી દઉં કે મને આ સન્ડે ગ્રુપમાં એડ ના, એ કરો? ગ્રુપમાં ના લખો, મને પર્સનલી મેસેજ કરો એટલે હું તમને લિંક આપીશ। એના માટે આપણે ગ્રુપના બીજા મેમ્બરને હેરાન કરવાની જરૂર નથી। ઓકે ઓકે। સતીશભાઈ એકવાર નંબર બોલો ને ફરીથી પ્લીઝ। 9348 યસ 9328481865। ઓકે થેન્ક યુ। ચેટ પર બી મેં મૂકી દીધું છે સતીશભાઈનો નંબર, એટલે જેને નહીં મળ્યો એ ચેટમાંથી બી પિક કરી શકે છે। થેન્ક યુ સર અમે લીવ કરી શકીએ? શું કરી શકીએ? હા અમે હા જઈ શકીએ? હા બીજું હા હા લેક્ચર છે। નહીં ચોક્કસ ચોક્કસ પૂરું કર્યું છે મેં। હવે આ બધી ઔપચારિકતાઓ ચાલી રહી છે। હા મેં ઉપરથી વધારે સમય હેલો લીધો છે। કિરણભાઈ। મારે તમને તમારો સમય પાછો પણ ક્યારેક આપવાનો રહેશે 10 મિનિટ। હેલો હરિઓમ કિરણભાઈ। હા બોલો બોલો બેન। હા, મને બે શબ્દ લાસ્ટ ક્લાસના હતા, નિષિદ્ધ અને વિહિત કર્મ, એને મને થોડું એના વિશે। હા નિષિદ્ધ કર્મ એટલે જે નહીં કરવાનું, એના ધાર્મિક વિધાનો, ધાર્મિક લખાણો, અને વિહિત એટલે કરવા યોગ્ય એ કરવાનું। દાખલા તરીકે ગરીબોને મદદ કરવી એ વિહિત કર્મ છે। નિષિદ્ધ એટલે હિંસા નહીં કરવી, કોઈનો વધ નહીં કરવો। તો નિષિદ્ધ એટલે નહીં કરવા યોગ્ય અને વિહિત એટલે કરવા યોગ્ય। એના વિશે પ્રત્યેક ધર્મએ પોતે જે આચાર સંહિતા બનાવી એને આપણે નિષિદ્ધ અને વિહિત કર્મો કહીએ છીએ। ફાઇન, થેન્ક યુ। એ પેરેન્ટ ઇગો સ્ટેજ છે આપણું। ઓકે તો સતીશભાઈ પૂરું કરીએ છીએ। હા દોસ્ત? હા સર। ઓકે થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન।